तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां पर मुदोरो चीनी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखा दें कि मुदोरो लगातार चीनी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, यानी ये मुलाकात तब हुई जब हमला अमेरिका की तरफ से स्टार्ट किया गया था वेनेजुएला पर। उसके ठीक पहले इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई है। रविंद्र सचदेव सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। श्योर, थैंक यू। तो रूबियो जो है बहुत हार्ड लाइनर है। वो हार्ड लाइनर है इन टर्म्स ऑफ डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म और लेफ्टिस्ट एंड सोशलिस्ट के लेकर के, राइट। दूसरा है स्टीफन मिलर, जो कि ट्रंप का एडवाइजर है। वो बहुत फोकस्ड है इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के। अमेरिका में जितनी भी इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर एक्टिविटीज हो रही हैं, पॉलिसीज बन रही है, वो स्टीव मिलर बना रहा है। तो ये दोनों कंबाइन हो गए और इन्होंने ट्रंप को कन्विंस किया अपनी ऑब्वियसली कैबिनेट में कि हमें सख्त एक्शन लेना है वेनेजुएला के खिलाफ। इलीगल इमिग्रेशन, क्रिमिनल गैंग्स अमेरिका में आते हैं, फेंटानिल ड्रग्स आते हैं, और दूसरा कि आइडियोलॉजिकली हमसे अपोज्ड है। तो अभी तो वेनेजुएला पे है। और आपने पहले क्वेश्चन किया था, मेरे को लगता है कि अगर ये रेजिम चेंज का सीजन शुरू हो गया तो धीरे धीरे ये हवा या ये लपटें आप कहिए क्यूबा पर भी पहुंचेंगी, क्योंकि क्यूबा इकोनॉमिक क्राइसिस में ऑलरेडी चल रहा है। वेनेजुएला के जाने से उसके तेल की 50% करीब तेल क्यूबा जो इंपोर्ट करता है अपना, वो वेनेजुएला से सस्ता करता था, वो मुश्किल हो जाएगा। तो क्यूबा का वहां खतरा दिखता है क्यूबा को डाउन द लाइन। पर अभी फिलहाल के लिए तो वेनेजुएला की सिचुएशन अंदरूनी देखनी है कि वेनेजुएला के अंदर स्पेशली वेनेजुएला की आर्मी क्या कंटिन्यू करती है। कहती रहती है नहीं हम तो अभी खड़े हैं, हमारा देश है, हम खड़े हैं। हो सकता है इसके बाद अमेरिका एक दूसरे जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, इनफैक्ट आई थिंक खबर ये भी थी कि डिफेंस मिनिस्टर के घर पे बॉम्ब मारा बिल्कुल। और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से देखिए हालांकि ये कहा गया कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे साथ एक ही सिवा सर भी है। एक ही सिवा सर, हम बार बार ये जिक्र आर्मी को लेकर करते हैं, लेकिन आर्मी ने तो पिछले 6 महीनों में कुछ कर भी नहीं पाई। जब अमेरिका की तरफ से लगातार जो आप कह सकते हैं एक्शन लिए गए, 105 आप कह सकते हैं कि लोगों के मारे जाने की खबरें भी आई, लगातार उनके कोस्टल एरियाज में भी सीआईए की तरफ से कई ऑपरेशन चलाए गए, तब भी आर्मी की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो निश्चित तौर पर तो कुछ ऐसा रिटेलिएशन आता हुआ दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि आज भी जब अटैक किए गए तो एक भी अमेरिकी हेलीकॉप्टर हो, उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी एसर्ट्स हो, उनको कोई नुकसान पहुंचने का बात ही नहीं सामने आई। देखो ऐसा है सुमित, दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटी में कोई मुकाबला नहीं है। जो अमेरिका है जब भी मिलिट्री एक्शन करता है तो वो उस पे एडी कवर दे के करता है। उसके हेलीकॉप्टर जाएंगे तो यकीन करेंगे कि भाई एडी कवर है, उनके जो भी अगर वेनेजुएला के अंदर एयर डिफेंस वेपन है उनको न्यूट्रलाइज करके। ये सच्चाई है कि वेनेजुएला की ना काबिलियत है ना क्षमता है। और ये भी हमें समझना चाहिए कि ये जो हमले साथ किए हैं, ये इससे पहले जो सीआईए इन्फिल्ट्रेट कर चुका है वेनेजुएला में, और उसके जो स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर जो उनके साथ लगे हुए हैं, तो उन्होंने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जिस प्रकार से ये पकड़ा गया है, अभी मुद्रो को पकड़ा, प्रेसिडेंट मुद्रो और उसकी वाइफ को लेके गए हैं, ये सारा अंदर से कार्रवाई हो। ये एक दिन में काम नहीं हो, ये 3-4 महीने से इसके ऊपर काम हो रहा था। और ये सच्चाई है कि इसके ऊपर चार्जेस नेक्रो टेररिज्म के भी लगेंगे, इलीगल माइग्रेशन के लिए भी लगेंगे। इसको बहुत ज्यादा मौका भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप अपने जो है रजीम छोड़ के यहाँ से निकल जाएं, तो मगर उसने मौके का फायदा नहीं उठाया। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि अमेरिका अगर कुछ करेगा तो रूस और चीन आएंगे, या तो ये मुझे लगता है उनकी जो असेसमेंट गलत थी। रूस और चीन ना उनके अंदर क्षमता यहाँ कुछ करने की, ना वो करना चाहेंगे। रूस की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में है, रूस को पक्ष चाहिए अमेरिका का। चीन को हाँ मैं मानता हूँ 80% जो इंपोर्ट करता था ऑयल जो वेनेजुएला, वो रूस चीन के लिए जाता था। मगर चीन बातचीत के अलावा कुछ ज्यादा नहीं करेगा, कोई मिलिट्री इंटरफेरेंस नहीं। और दूसरी बात, अमेरिका तो ये दिखाई नहीं रहा ना कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया है, कि ये एक प्रकार से ऐसा दिखाया गया है कि ये जो रिजीम चेंज है इसको पकड़ा गया है, ये प्रेसिडेंट है, ये एक प्रकार से कन्विक्ट है, इसके अगेंस्ट चार्जेज हैं अमेरिका के अंदर। सर यही बात मैं रोहित से जानना चाह रहा था, क्योंकि रोहित ने बहुत अच्छे से बताया कि देखिए ये एक्ट ऑफ वॉर अमेरिका प्रेजेंट ही नहीं करेगा। अमेरिका ये बताएगा कि देखिए ये क्रिमिनल है जो अमेरिका के खिलाफ क्राइम कर रहा था, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी जरूरी थी, और शायद इसी वजह से ये स्मॉल और एक टेक्टिकल ऑपरेशन चलाएगा। लेकिन रोहित, क्या ये ऑपरेशन आपको वैसे नहीं जस्टिफाई होते हुए मिल रहे जैसा उन्होंने आप कह सकते हैं पाकिस्तान में किए थे ओसामा बिन लादेन के लिए, उन्होंने आप कह सकते हैं कि कई और बड़े आतंकवादियों के? तो एक तरीके का वही ऑपरेशन है कि देखिए हमने ऑपरेशन किए, हम वापस आ गए और हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया।
जी बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं सुमित, उसी फ्रेमवर्क के तहत ये किया गया है। और अगेन, हम उसामा बिन लादेन मुद्रो को कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें। उसामा बिन लादेन ने तो बहुत बड़ा टेरर एक्ट किया बिल्कुल। था यूनाइटेड स्टेट्स में, हम्म, लेकिन फ्रेमवर्क वही है। हम्म, जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको अमेरिका ने पहले स्ट्रेटेजिकली उनके ऊपर इनके अगेंस्ट में चार्जेस थे, न्यूयॉर्क के जो रॉबिंदर सर बता रहे थे, उसके बाद जिस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस घोषित किया गया, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसका मदुरो से लेना देना है, तो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए कि वो टेरर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो इलीगल लोग वेनेजुएला से अमेरिका में आ रहे थे, और साथ ही साथ जो ड्रग इन्वेजन की बात प्रेसिडेंट ट्रम्प पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि फ्रेमवर्क वही है, और कोशिश यही होगी कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस वैसे इट्स नॉट अ वेरी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन एनीमोर, हम्म, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे ये ना कहा जाए कि ये वॉर है, ये कहा जाए, ये दिखाया जाए कि ये एक ऑपरेशन था, हम्म, हमें इस कन्विक्ट को अमेरिका लाना था, अब वो अपना जो ट्रायल है वो यहाँ पे फेस करेगा, और हम उसे पूरा ट्रायल दे रहे हैं एक तरीके से। और बिल्कुल। साथ ही साथ अपने जो बाकी के जो इंटेंशंस थे वो पूरे कर लिए। मदुरो रजीम को हटा दिया, चाइना के इन्फ्लुएंस और रशिया के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया, और आने वाली जो सरकार होगी उसमें आई थिंक अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। और साथ ही साथ बात वही हो जाती है ऑयल की। आई थिंक ऑयल का एक नया कंट्रोल, जो एनर्जी की बात हो रही है अमेरिका में कि एनर्जी चाहिए, ऑयल चाहिए, आई थिंक कहीं ना कहीं अमेरिका ने बहुत सारी चीजें की है इस एक छोटे से ऑपरेशन को अंजाम बिल्कुल देके। बिल्कुल, आपने रोहित क्योंकि तेल की बात की, आपने एनर्जी की बात किया, तो अपने दर्शकों को यह भी बताना बेहद जरूरी है कि आखिरकार क्यों वेनेजुएला को लेकर यह बातें कही जाती है कि वेनेजुएला पर दुनिया भर का सबसे बड़ा तेल भंडार है, क्यों एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा है। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार किस देश के पास कितना ज्यादा ऑयल रिजर्व या कितना बड़ा भंडार है। सबसे पहले सबसे ऊपर आप देखेंगे वेनेजुएला का ही नाम आता है। वेनेजुएला के पास कितना है? 3,04,000 मिलियन बैरल, यानी आप मानिए सबसे ज्यादा। उसके बाद 267 मिलियन बैरल है सऊदी अरब के पास। फिर तीसरा नंबर आता है ईरान का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां और नौवां नंबर आता है अमेरिका और रूस का। मानिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रूस और अमेरिका भी वेनेजुएला को अगर आप कंपेयर करें तो उनका मात्र 20% हिस्सा ऑयल रिजर्व ही इस समय अमेरिका और रूस के पास होगा। यानी हमारे रूस के पास करीबन 80,000 बिलियन बैरल है, 74,000 अमेरिका के पास है। और आप मानिए कि अगर दूसरे कंट्रीज की बात की जाए, यानी दूसरे देशों की बात की जाए, तो वेनेजुएला के बाद नंबर आता है सऊदी अरब का, लेकिन वो भी करीब करीब 40 से 50,000 मिलियन बैरल की कमी के बाद। और ये इसलिए भी क्योंकि अब तक कई ऐसे लोकेशंस को वेनेजुएला में एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, निकाला ही नहीं गया तेल जो वेनेजुएला के पास है। इसी वजह से बातें लगातार सामने आ रही है कि अगर अमेरिका का कंट्रोल वेनेजुएला पर होगा तो आप मान के चलिए 74,000 प्लस 3 लाख, यानी ये दुनिया भर के कई बड़े देशों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा। और शायद इसी वजह से चीन की डिपेंडेंसी या चीन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो वेनेजुएला के साथ बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्टर अगर इन ऑयल रिजर्व का कोई रहा है वेनेजुएला से तो सीधे तौर पर चीन रहा है। और शायद इन्हीं बातों को लेकर अमेरिका ज्यादा कंसर्न था। अमेरिका को लगता था कि अगर चीन के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर अमेरिका के बैकयार्ड में, उसके उस करीबी इलाके में ही दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े। रोहित, हम ये बात बार बार करते आए हैं कि देखिए ऑयल ही बड़ा गेम है, ऑयल का ही ये खेल है, लेकिन अगर जब कंसोलिडेट कर दे वेनेजुएला और अमेरिका को तो ऐसा लगता है कि देखिए अगर ऑयल रिजर्व अमेरिका के हाथों में लग गई तो बहुत बड़े दुनिया के इलाकों को अमेरिका ना सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, उनकी पॉलिसीज को भी कंट्रोल कर सकता है। रोहित, आपको अगर आवाज मेरी आ रही हो। सॉरी सुमित, फिर से दोहराइएगा, मेरा आपने क्या सवाल कहा? आपसे था कि अगर हम वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को और अमेरिका के ऑयल रिजर्व्स को कंसोलिडेट कर दे तो ये इतना बड़ा नंबर बनता है कि ना सिर्फ दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को बल्कि उनकी इकोनॉमी को, उनकी पॉलिसीज को कंट्रोल कर सकता है अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं सुमित। और अब देखिए, मैं अगेन थोड़ा सा हम अगर इसको और लेयर्ड चीज तरीके से देखें तो अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है एनर्जी को लेके। और जिस तरह का ऑयल अमेरिका की जो कंपनीज है वो प्रोसेस करती है, जो हार्ड ऑयल जिसे कहते हैं, वो
उनकी जो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट ला रही है अमेरिका में, उनको इसी तरह का ऑयल चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100%, अगर अमेरिका का ऑयल रिजर्व और वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व आप कंबाइन कर दें, या ये कहिए कि अमेरिका कंट्रोल करता है, तो एक पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकली आई थिंक इससे बड़ी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, स्पेशली एट अ टाइम जब पूरी दुनिया एनर्जी के पीछे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, अपना कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली ट्रीटीज बना रही है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कू कर दिया अगर उनके पास ये दोनों ऑयल रिजर्व्स का पूरा कंट्रोल आ जाता है। लेकिन देखना होगा कि वेनेजुएला में किस तरह से अमेरिका इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो आने वाली सरकार है या जो लीडर है, ऐसा भी अब जो खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिका में वहां पे एग्जिस्टिंग मिलिट्री लीडर के साथ काम करे, तो वो कब तक अमेरिका के साथ लॉयल रहेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में बहुत बड़ी बात होगी कि अमेरिका इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रविंदर सचदेव सर, ये बात हम बार बार करते आए कि देखिए पूरा खेल ही तेल का खेल है। अमेरिका की इकोनॉमी डामाडोल हो रही है लगातार, और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश कर ली, टैरिफ बढ़ा दिया, लोगों पर प्रेशर डाल दिया, ना तो चीन झुका, ना रशिया झुका, ना इंडिया झुका। ये तमाम देशों ने एक तरीके से अमेरिका की पॉलिसीज को दरकिनार कर दिया। तो अब अमेरिका के लिए लास्ट ऑप्शन बचता था कि ऑयल के खेल को ही दोबारा से खेला जा सके, ताकि ना सिर्फ दुनिया भर की देशों को कंट्रोल किया जा सके बल्कि उनकी पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया जा सके। एब्सोल्युटली लास्ट ऑप्शन नहीं, बट मानिए कि ये सारी ऑप्शंस इस समय चल रही हैं। आप ट्रम्प को देखिए ना, इस समय वो क्या कर रहे हैं। अपने देश के लिए वो रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। यूक्रेन से डील करी $500 बिलियन की कि आने वाले वक्त में वो सारा आ जाएगा। इधर कजाकिस्तान वगैरह से डील करी रेयर अर्थ एलिमेंट्स इत्यादि। तो वो तो एक हो गए। दूसरा ऑयल, अब ऑयल को देखने में यस वेनेजुएला तो बहुत ही टिपिकल अच्छा टारगेट है अमेरिका के लिए, बैकयार्ड में है, रीजन है, बहाना है, आप जो भी कहिए, इसको तख्ता पलट करने का। दो पॉइंट मैं क्विकली और कहना चाहूंगा ओवरऑल में। एक, मदुरो के साथ इसकी वाइफ को भी ले गए हैं लोग। मदुरो की वाइफ क्यों ले गए? मेरा मानना यह है कि मदुरो की वाइफ एक्चुअली एक वो है, मेंबर पार्लियामेंट है पिछले 10 साल से, और बड़ी अच्छी स्मार्ट लेडी है। माना जाता है कि मदुरो को बहुत मदद करती है उसकी सरकार में उसको। तो शायद इसलिए ले गए कि अगर वो रह जाती तो यहाँ पे पॉलिटिकल बेस बना लेती फॉर मदुरो, राइट? इसीलिए उन दोनों को ले गए। एंड एक चीज और है, चावेज जो था इनका, देखिए वेनेजुएला और अमेरिका के बड़े अच्छे रिश्ते थे टिल 98 99। तेल की कंपनी थी, ये थी वो थी, नेशनलाइज हुई बड़े। चावेज जब 2000 में आए या 99 में, उसने एकदम रास्ता बदल दिया। चावेज का एक मॉन्यूमेंट है कराकास में, और आज जो बॉम्बिंग हुई है अपेरेंटली चावेज की मॉन्यूमेंट को भी उड़ा दिया गया है। यानी कि जो सिंबल्स हैं ऑफ लेफ्ट सोशलिस्ट लीडरशिप, चावेज, क्योंकि वेनेजुएला में पूरा मदुरो चावेज का ही फॉलोअर था, तो चावेज एक बहुत बड़ा फिगर, गॉडफादर टाइप माना जाता है फॉर द लेफ्ट इन वेनेजुएला। तो वो पूरा सिंबल को ही उखाड़ फेंक रहा है वेनेजुएला से। ये एक और ऑब्जेक्टिव दिखता है, नहीं तो क्या जरूरत थी कि उस मॉन्यूमेंट को उड़ाया। बिल्कुल। एक ठीक और है चीज, ना? क्योंकि क्योंकि सर जनरल सिवाज हमारे साथ, जनरल सिवाज वैसे तो देखिए तय है कि देखिए मदुरो को उनकी पत्नी को ले जाया गया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके का म्यूचुअल कंसर्न हो सकता है कि देखिए हाँ आप हमें यहां से हटाना चाहते हैं, आप हमें ऐसे इवैक्यूएट कर लीजिए, लगातार हमें अमेरिका में सेफ जोन में रखिए, क्योंकि मदुरो भी ये बात जानते थे कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि ये बात उनकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी इकोनॉमी को लेकर भी जुड़ी हुई है। तो शायद ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी हो दोनों नेताओं के बीच में कि आप ऐसे ऑपरेशन करिए, क्योंकि ऑपरेशन में कुछ ज्यादा तबाही की तस्वीरें भी नजर नहीं आ रही है। आपने बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किए, बहुत कंसोलिडेट, बहुत फोकस्ड अटैक किए, लेकिन कुछ बड़ा ऐसा अटैक नहीं किया जिससे कोई बड़ा गेम चेंजर या बड़ा नुकसान वेनेजुएला को हुआ हो। कि सच्चाई यह है कि जो ऑपरेशन किए हैं बड़े टारगेटेड किए हैं, कि इससे पहले वेनेजुएला रिएक्ट कर सके द गेम वाज ओवर। और ये है कि सीआईए के एजेंट आ चुके थे, उन्होंने इसको माइकल निकोलस को पकड़ लिया। ये सोचना कि माइकल निकोलस और अमेरिका ने एक साठगांठ की, वो शायद चांसेस कम हैं। मुझे लगता है कि जो मदुरो थे उनको ज़्यादा भरोसा रूस और चीन पे था कि कहीं ना कहीं मदद हो जाएगी। उनको ये समझना चाहिए था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने मन बना लिया है कि भी प्रो अमेरिका गवर्नमेंट लानी है, गवर्नमेंट रिजीम चेंज करनी है, तो उसको बहुत मौके दिए कि आप यहाँ से देश को छोड़ दें। उनके पास चांस था
कि किसी तरीके से निकोलस मदुरो जा सकते थे कोई दूसरे देश में, मगर उनको लगा कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस था, उनको लगता था रूस और चीन हेल्प करने आ सकते हैं, उसको अपने मिलिट्री पे भी शायद भरोसा ज्यादा था। बिल्कुल। मगर जिस प्रकार से अमेरिका ने ये स्ट्रेटेजिकली इसको अंजाम दिया है, मुझे लगता है कि कोई चांस नहीं छोड़ा निकोलस के पास। 7 जगह टारगेट करना, CIA के अंदर जाना, ऑपोजिशन को भी वहां अंदरूनी भी आंदोलन कराना, और अब ऐसा लगता है गेम इज ओवर। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देखेंगे कि हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम लड़ेंगे, पर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अमेरिका की जो मिलिट्री पावर वहीं पर है, वो अगर कुछ ऑपरेशन करना चाहेगी कर सकती है, मगर वो नहीं करना चाहते। बूट्स ऑन ग्राउंड तो उन्होंने डाले नहीं। तो वर्ल्ड को क्या दिखाया है कि ये रिजीम चेंज है, और जो निकोलस मदुरो है वो एक क्रिमिनल है, उसके अगेंस्ट केसेस अमेरिका में उसको ले जाया गया, उसके अगेंस्ट केसेस किए जाएंगे और कुछ नहीं। इसीलिए जो रूस और चीन है उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो मिलिट्री इंटरवीन करे, ना वो करेंगे ना करना ना करना चाहेंगे। चाहेंगे। बिल्कुल। तो सर हमारे ये साथ सिचुएशन। रोहित भी बने हुए हैं, रोहित का रुख भी कर लेते हैं। रोहित, आप एक बात बताइए, 11 बजे करीब फ्लोरिडा के समय अनुसार 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। आपका रुख करूंगा रोहित, लेकिन अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा दें कि कहां कहां पर ये अटैक्स को इनिशिएट किया गया। अगर आप देखें वो सारी जगहों के नाम है जो ना सिर्फ वेनेजुएला के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, बल्कि उनके आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, उनके एयरबेसिस थे, और ये मुख्य रूप से उन जगहों पर ही अटैक्स किए गए थे। जैसा जनरल सिवाज भी बता रहे थे, देखिए पिन पॉइंटेड और फोकस अटैक किए गए थे, रडार बेसिस पर अटैक किए गए। इसके अलावा आप कह सकते हैं वेनेजुएला का मुख्य पोर्ट जो है, जहां से जिसको लगातार गुआयरा को पोर्ट को ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि यहीं से ड्रग्स की तस्करी की जाती थी, उन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया गया। रोहित, एक बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आखिरी में ये बताइए कि कितने बजे ये ब्रीफिंग की जा रही है फ्लोरिडा के समय अनुसार, और क्या आपको इसकी जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से अधिकारी इसमें हो सकते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें खुद मौजूद हो सकते हैं, और क्या जानकारी इसमें साझा की जाएगी? देखिए 11 बजे ईस्टर्न, तो करीब मुझे लगता है वहाँ इंडिया के 9:30 होंगे रात के, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे मारोलागो से। वो पिछले 8 दिनों से मारोलागो में, हमने तस्वीरें देखी थी, वहां पे वो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पे ट्रंप कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। तो माना ऐसा जा रहा है कि पीट हेगसेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, वो वहां पे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो होंगे, और साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब भी यूएस प्रेसिडेंट इस तरह का कोई ऑर्डर देते हैं, तो जो पेंटागन के जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें भी वो वहां पे मौका दिया जाएगा बताने की बिल्कुल। सक्सेसफुल उम्मीद था की जा रही है कि देखिए अमेरिका कोई बड़ी जानकारियां इसमें साझा करेगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।